वेलकम यू ऑल आज के इस NTA टेस्ट 36 फिज़िक्स एनालिसिस एंड सॉल्यूशंस के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपडेट दे दूं। आज अपनी तारीख थी 24 जून, तो 24 जून नाइट तक भी कोई डिसीजन आया नहीं है और एक्सपेक्टेड है अब 25 जून को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही डिसीजन आएगा कि व्हाट विल हैपन टू एग्जाम्स, दे गोइंग टू पोस्टपोन और समथिंग लाइक दैट। सो वी विल हैव टू वेट। अब आज के पेपर की बात करते हैं। देखिए, तो जो पूरा पेपर मैंने जब सॉल्व किया तो व्हाट आई हैव मेक्ड आउट 18 क्वेश्चंस वर वेरी रेगुलर, वेरी इजी यू कैन से, जिनको इजीली आप कवर अप यहाँ पे कर सकते थे। तो 18 क्वेश्चंस इजी थे। 20 क्वेश्चंस आपके मीडियम, मतलब ऐसे क्वेश्चंस थे, टफ तो नहीं बोले बट जनरली बहुत करते हो आप क्वेश्चंस, तो बनने चाहिए। 6 क्वेश्चन थोड़े टफ थे। अब देखिए, मीडियम टफ में थोड़ा इधर उधर अपने सब्जेक्टिव वे हो सकता है, कोई किसी को मीडियम कोई टफ रेट करे। 6 क्वेश्चन टफ थे और एक क्वेश्चन एक्चुअली बाउंसर था, जो कि एक्चुअली एडवांस लेवल का ही क्वेश्चन है, वो मैंने सॉल्व भी नहीं किया और क्लियर कट आपको बोला है कि लीव इट। तो ये सारे क्वेश्चन नंबर्स आपके लिए लिखे हैं जिससे आप खुद अपना एनालिसिस कर सकें, मेरे से क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ, कैसा था वो क्वेश्चन, लेवल कैसा था। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मैंने बोला है। और क्योंकि 38 क्वेश्चंस इजी टू मीडियम है, सो आई विल से अ गुड स्कोर इज़ 140 प्लस एंड अ वेरी गुड स्कोर इज़ 152 प्लस इन दिस पर्टिकुलर पेपर। चलिए, आज का ये टेस्ट 36 अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी आप ये 7वां पेपर है जो अपन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल को बिल्कुल शेयर कीजिए, लाइक दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स को बताइए। चलिए पेपर पे चलते हैं। Imagine a reactor converts all the given mass into energy and it is operating at a power level of 10 to the power 9 watt. The mass of the fuel which is consumed per hour in the reactor will be. तो भाई यहाँ पे मान के चलें पूरा कंप्लीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको पता है एनर्जी कितनी लिबरेट होगी, डेल्टा ई वुड बी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। पावर जो होती है दैट इज डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी, तो दैट वुड बी डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी इंटू सी स्क्वायर। तो पावर आपको गिवन है 10 टू द पावर 9। अब कितना मास गायब होगा, डेल्टा एम, सी स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो 9 इंटू 10 की पावर 16। और डेल्टा टी 1 घंटे के अंदर कितना हो जाएगा, 1 घंटे में आपको पता है 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो यहाँ से डेल्टा एम की वैल्यू बड़े प्यार से आप निकालिए, क्या आएगी 3600 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 16। दिस वुड बी इन kg, स्टैंडर्ड यूनिट्स में चल रहे हैं। तो देखिए, ये हो गया आपका 400, तो 10 की पावर 11, 10 की पावर 16, तो दैट इज़ 4 इंटू 10 की पावर -5 kg। तो बड़ा सिंप्लीफाइड वे है, तो 4 इंटू 10 की पावर -2 kg। तो सिंपल है, यहाँ पे बेसिक आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन और आपका पावर का फंडे को यूज़ करना है, तो बनना चाहिए, इतना टफ नहीं है, कैलकुलेशन भी कंड्यूसिव है, आप कर सकेंगे। चलिए अगला प्रश्न, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अ फोटो इलेक्ट्रिक मटीरियल जिसका वर्क फंक्शन फाई नॉट है, एक लाइट डाली है लैम्डा की, लैम्डा डेफिनेटली लैम्डा नॉट HC बाय फाई नॉट जो होता है उससे कम है, तभी हो पाएगा। फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसकी डी ब्रॉगली है, भैया डी ब्रॉगली और बीच में आ गया लैम्डा डी। तो अगर वेवलेंथ इंसिडेंट लाइट की डेल्टा लैम्डा से बदलेंगे तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की डेल्टा लैम्डा डी से चेंज होगी। तो आपको रेशो दोनों के चेंज का निकालना है। तो भाई सबसे पहले देखिए, के मैक्स का एक्सप्रेशन आप सबको याद है, क्या लिखते थे बेटा अपन, दैट इज इक्वल टू E-5 दैट इज HC बाय लैम्डा -5। और ये जो K होता है, K की वैल्यू आपको पता ही है, K को लिखते हो आप P² बाय 2m, तो इसको लिख सकते हो आप मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू HC बाय लैम्डा -5। और ये जो P होता है, P आपको पता है H बाय लैम्डा, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा H² अपॉन लैम्डा डी ब्रॉगली स्क्वायर अपॉन 2m इज HC बाय लैम्डा -5। तो ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब क्या समझ आता है आपको कि ये रिलेशन आ रहा है। तो अब जब भी चेंज होगा, तो छोटा चेंज होगा, देखो ये टर्म तो फिक्स रहेगी, जब भी चेंज होगा तो यहाँ पे जब मैं चेंजेस के साथ मैं लिखूँगा तो H² बाय 2m मैं कॉमन ले लूँ, तो जैसे ही इसको डिफ्रेंशिएट करोगे 1/x², तो ये देगा आपको -2/x² देगा, एक तो आपको सॉरी -2/x³ आपको देगा, x की पावर है एक कम और होगी, तो -2 लैम्डा डी क्यूब इंटू डी लैम्डा डी, या छोटा चेंज है तो डी को मैं डेल्टा लिख दूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा, अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये डिफ्रेंशिएट करके आया, ऐसे यहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा -1 बाय लैम्डा स्क्वायर, HC तो था ही, इंटू डेल्टा लैम्डा, तो माइनस माइनस से एडजस्ट हो गया। तो अब यहाँ से आपसे पूछा गया डेल्टा लैम्डा डी बाय डेल्टा लैम्डा, तो ये रेशो देखिए आप बड़े प्यार से किसके इक्वल आएगा, पूरी सारी चीज़ हटा दोगे तो प्रोपोर्शनल आएगा लैम्डा डी क्यूब अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो ये भी देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है पर बन जाएगा, नहीं सॉरी ये सी नहीं, ये अपन गड़बड़ कर रहे हैं, लैम्डा डी क्यूब अपॉन लैम्डा स्क्वायर। देखिए कौन सा ऑप्शन है, सारी एक जैसे दिख रहा है मुझे, तो हाँ ये ऑप्शन आएगा, गलती नहीं कर देना। तो इस तरीके से आपको ये सिंप्लीफाई करके देखना है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिए,
द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों बढ़ता है भाई? आपको पता है टेम्परेचर बढ़ता है तो कोलिजन ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं, मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा, तो क्या आएगा बेटा? यही आएगा, कोलिजन्स ऑफ द कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स विद द लेटिस of the metal consisting of the ions of the metal increases। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कोलिजन ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं। ये बेसिक थियोरेटिकल पॉइंट है, सेकंड्स में होने वाला क्वेश्चन था। चलिए अगला, एक सॉलिड स्फीयर है, एम मास आर रेडियस, कैविटी निकाल दी r/2 रेडियस की, और ऐसे निकालिए कि कैविटी का सेंटर ओरिजिनल सेंटर से r/2 पे है। पॉइंट मास m को रखा है कैविटी के अंदर एट अ डिस्टेंस r/4 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, द ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन द स्फीयर एंड द पॉइंट मासेस। तो देखो भाइयों, ये आपको कैविटी वाले क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखने हैं। ये ऐसे कैविटी बना दी गई है, ठीक है, ये हो गया r/2 डिस्टेंस। अब कहाँ पे रखा है? एक पॉइंट मास आपने रखा है r/4 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पे कहीं पे मान ली, देखिए एक सिंपल सी चीज़ आपको मैं बताऊँ, कैविटी के अंदर आप याद रखते हो कि किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड सेम होती है, ठीक है, वो डेरिवेशन आपको ध्यान रहती है। तो मैं डायरेक्टली देखूँ किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पुल सेम आएगा तो बेटर है मैं यहाँ पे C1 पे ही निकाल लूँ, क्योंकि कैविटी में हर जगह सेम रहेगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट C1 अगर मैं निकालूँ तो क्या लिखूँगा मैं? E ड्यू टू कंप्लीट माइनस E ड्यू टू कैविटी पार्ट, क्योंकि वो तो रहेगा नहीं। तो कंप्लीट अगर होता तो कंप्लीट के कारण C1 पे क्या होती, वो फॉर्मूला आपको अंदर से मतलब सिंपली याद रहता है, -gm r/r³, तो दैट वुड बी -gm। तो अगर मैं इसको x एक्सिस मान लूँ, लेट से आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, r/2 i कैप अपॉन r³, ठीक है। अब इसमें से आपने कैविटी निकाली है, तो उसका मास क्या लिखेंगे? वो खुद भी अपने आप में स्फेरिकल है, और स्फीयर के सेंटर पे, सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे अगर अपन बात करें तो सेंटर पे आपको पता है कि जो खुद के कारण फील्ड होती है वो कुछ भी नहीं होती, मतलब वो एक तरह से ज़ीरो होती है, तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। कैविटी के असर को उड़ा दें यहाँ पे, तो यही आ गया। तो ये कितना आ रहा है बेटा? -gm/2r² आई कैप। तो अब कहीं भी रखे कैविटी में, यहाँ रखो, हर जगह वही रहेगा। तो यहाँ पे कहीं रखा है वो पार्टिकल m, तो उस पर फोर्स कितना लिखेंगे? F = m टाइम c। तो अपने आप वैल्यू आ रही है gmm/2r², डायरेक्टली आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी काम आता है कंडक्टर के अंदर, और यहाँ भी काम आता है, सॉरी कंडक्टर नहीं, वही सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर में ऐसी कैविटी निकालते हैं। तो कैविटी के अंदर हमेशा फील्ड कांस्टेंट आता है किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कहता है ये, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन log of E and log of T वेरीज द अमाउंट ऑफ रेडिएशन emitted per unit टाइम फ्रॉम अ यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी एंड T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो भाई जो भी पता है, ये आपको पता है, डिपेंड करता है T⁴ पे, मान लिया सम k T⁴। तो जब भी मैं log लूँगा तो क्या आएगा बेटा? ln E इज सम ln k प्लस 4 ln T। तो अगर मैं इसको देखूँ तो दिस इज़ y = c + mx, और m भी दिख रहा है, क्या होगा? पॉजिटिव स्लोप होगी, स्ट्रेट लाइन होगा, और x = 0 अगर मैं करूँगा तब भी y की वैल्यू मतलब y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू कहीं नेगेटिव सी आनी चाहिए, और x की वैल्यू 0 पे y पॉजिटिव आएगा। तो देखते हैं, एक सी ऑप्शन ही इस सारी चीज़ को सेटिस्फाई करेगा। तो ये भी एक क्वेश्चन है बेसिक, बस लॉग की बात की है। लॉग के नाम से आप घबराते हैं मेडिकल वाले, बट बनना चाहिए यार अगर आपने पढ़ा है तो। हीट ट्रांसफर से देखिए क्वेश्चन हर जगह पूछा जा रहा है। 6th, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ बुलेट ऑफ मास दिस ट्रैवलिंग एट अ स्पीड। तो भाई डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसी की भी हो, फॉर्मूला तो घोटा लगा रखा आपने, h/mv। h की वैल्यू भी घोट रखी है 6.63 × 10⁻⁻34 SI यूनिट्स में। मास हो गया आपका 0.040, और ये 1 किलोमीटर, तो 10⁻³ मीटर/सेकेंड, ठीक है। तो अब देख लीजिए क्या बनेगा। पहले तो पावर्स का हिसाब कर लें, तो यहाँ पे 10⁻³ है, मैं इसको 40 लिख दूँ, ज़्यादा बेटर है। 6.63 × 10⁻⁻34, तो एक हटा दें तो 10⁻⁻, उल्टा और ऊपर ही आ जाएगा, 35 आ जाएगा, और साथ में ही आ जाएगा 6.63/4, तो दैट इज़ 1.26 का 6, तो 1.6 समथिंग आएगा इंटू 10⁻⁻35। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सबसे क्लोजेस्ट आ रहा है, बी ऑप्शन आएगा, 1.66 × 10⁻⁻35 मीटर्स। तो इजी क्वेश्चन है, सिंपल डी ब्रॉगली की एप्लीकेशन है, बनना ही चाहिए था। चलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आते हैं। पोटेंशियोमीटर है, वायर ए बी, लंबाई एल, रेजिस्टेंस 12R, ज्वाइन कर दिया सेल डी, EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। एक सेल ही है जिसका EMF E/2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 3R है, कनेक्ट किया है। अब इसका कुछ भी इंटरनल रेजिस्टेंस हो, फ़र्क तो पड़ना ही नहीं है। तो लेंथ एज है जहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं देगा। तो सबसे पहले भाई प्राइमरी लूप को देखिए। तो प्राइमरी लूप में अगर अपन देखें तो जो टोटल ड्रॉप पोटेंशियोमीटर वायर पे आएगा VAB, वो कितना आएगा? वायर का रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे कितना गिवन है? 12R, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R, तो टोटल हो गया 13R
तो 12 और 1 में डिवाइड होगा तो 12/13 इंटू जितना भी EMF था E, तो टोटल ड्रॉप E नहीं, उस पर आएगा 12E/13। तो x की वैल्यू आ गई 12E/13 डिवाइडेड बाय L। तो अब कितना मेजर करना है, तो आपको पता है यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस का फ़र्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि गैल्वेनोमीटर से करंट जाएगा नहीं, तो E/2 ही मेजर करना है, दैट वुड बी इक्वल टू x टाइम्स L। तो L की वैल्यू क्या होगी बेटा, E/2x। x की जगह क्या लिखेंगे 12E और ऊपर चला गया 13L, तो E से E गया बेटा, क्या आ रहा है 13/24L। देख लो कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, यस ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चन भी अपन ने कवर अप किया। तो देखिए 7 प्रश्न उड़ा दिए अपन ने पूरे। आइए अगला प्रश्न, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑक्सीजन एट कांस्टेंट प्रेशर, CP की वैल्यू गिवन है भाई, कैलोरी में ध्यान रखिएगा, और R ये होता है तो बताइए आपको। द अमाउंट ऑफ हीट टेकन बाय 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन व्हेन हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम 10 to 20। भाई ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे Q का फॉर्मूला आपको याद है, डायरेक्टली क्या लिखते हो NCV डेल्टा T। तो 5 मोल्स हैं, CV की वैल्यू आपको पता है भाई, CV क्या होता है हमेशा CP माइनस R, CP माइनस CV इज R, डेल्टा T आ गया इंटू 10। तो CP माइनस R अगर मैं कैलोरी में करूँ तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये तो 7.03 था। R की वैल्यू आपको पता है कैलोरी में 2 लिख दी जाती है, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, आप लोगों ने डेफिनेटली कभी ना कभी पढ़ी होगी। तो 2 हटा दें तो ये हो जाएगा 2.03 इंटू 10। तो कितना हो गया बेटा, 5 2 10 10 10 कितना आ रहा है ये बेटा, एक बार करके देखें अपन। तो ये कैलोरी में ही अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे लगभग कितना आ रहा है, सॉरी मैंने ये उल्टा लिख दिया, मैं तभी देखूँ ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहा। 2 हटाएंगे तो 5.03 होगा, तो गलती नहीं करें। तो 25 इंटू 10 250 के करीब आएगा, तो क्लोजेस्ट ऑप्शन 253 के साथ मैं जाऊँगा। ठीक है, मैंने अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लिखी है, उससे ही अपना काम चल रहा है। तो याद रखिएगा आर की वैल्यू को 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन टिपिकली अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैसे 4.2 से डिवाइड करोगे तो थोड़ी कम ज़्यादा के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, बट आपका काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है, मास एम है, डी के कॉन्स्टेंट लैम्डा है, मोलर मास एम है। अब अगेडो नंबर एन है, इनिशियल एक्टिविटी। भाई एक्टिविटी क्या होती है, भाई एक्टिविटी हमेशा लिखते हैं लैम्डा एन, एन क्या होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इनिशियली एम मास था तो मोल्स थे m/m, तो मोल्स पता है तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, मोल्स इनटू एन है। अब देख लीजिए भाई ये कौन सा है, लड्डू सा प्रश्न है ये, बेसिक डेफिनेशन को ही चेक कर रहा है कि आपको आती है या नहीं आती है। सी ऑप्शन। चलिए आगे 10th, यदि धरती और सूरज के बीच दूरी चौगुनी कर दी जाए तो टाइम पीरियड पे क्या होगा। तो भैया कैपलर क्या 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 मर गया, t² प्रोपोर्शनल टू r³ दैट इज़ t प्रोपोर्शनल टू r⁻³ 3/2। रेडियस को 4 कर दिया तो ये हो गया 4⁻³ जो आपको पता है कितना होता है 8 टाइम्स। तो ये भी एक लड्डू प्रश्न बनना चाहिए, उड़ना चाहिए अपना। फिर ये तो 9th क्लास का आ गया भैया आपके। ऑक्सीजन -183 डिग्री पे बॉईल करता है, याद रखिएगा। तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा भाई, फ़ारेनहाइट में क्या होगा, फ़ारेनहाइट और इसका आपको याद होना चाहिए बेटा। अगर आपको कभी याद हो कैसे लिखते थे अपन फ़ारेनहाइट और इसके लिए, तो आपको याद होगा कि अपना सिंपल सा तरीका क्या होता है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 इज़ इक्वल टू 9/5 ऑफ टेम्परेचर इन सेल्सियस -0। तो सिंप्लीफाई करें तो फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा 32 प्लस 9/5 इंटू टी सी कितना है -183। तो हम यहाँ से देखिए बेटा कितना हो जाएगा ये, तो ये तो और बढ़ गया यहाँ पे 183 इंटू 9/5 अगर मैं करूँ तो रफली देखिए 5 की टेबल में आ जाए तो दैट इज़ 3। फिर कितना बच रहा है आपका 33, दैट इज़ 36 पॉइंट कितना आएगा ये 36.6 ही आ गया आपका। तो ये कितना हो गया 32 माइनस 9 6 54, 54 एंड 5 59, 9 3 27 एंड 5 3 29.4। तो ये अब देख लीजिए 329 में से 32 गए, तो 329 में से 32 गए तो ये क्या आ जाएगा 4, 9 में से 2 गए 7, 12 में से 3 गए 12 में से 3 गए 9 एंड 297.4 इसके करीब आ रहा है डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये ऑप्शन ए बनेगा। तो इसमें बस कैलकुलेशन ढंग से करना, गलती मत कर देना भाई, इतनी लड्डू भी नहीं है बट कैलकुलेशन करिएगा। चलिए फिर पोटेंशियोमीटर आ गया, दूसरा क्वेश्चन। पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट में सेल या EMF 2 वोल्ट है, बैलेंस पॉइंट 40 पे दे रहा है। इफ़ दिस सेल इज रिप्लेस बाय अनदर सेल एंड बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 60। तो भाई आपको सीधे सीधे पता है ये डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया, E1/E2 इज़ L1/L2। पहला था 2 वोल्ट सॉरी, दूसरा E2 माने, L1 था 40, L2 है 60। तो E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2 इंटू 60/40 कितना हो गया भाई ये 12/4 दैट इज़ 3 वोल्ट। फ्री हुए आप। ये भी सस्ता प्रश्न, बनना ही चाहिए, गलती कर दी तो भैया ये तो गुनाह होगा, गलती नहीं। चलिए अगला, एक पॉइंट है पेरिफेरी ऑफ रोटेटिंग डिस्क पे जिसका एक्सेलरेशन 30 डिग्री बना रहा है वेलोसिटी के साथ।
तो रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल टू टेंजेंशियल। देखिए ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम भी कुछ ACAT को समझाया था, यहाँ भी देखिए यहाँ पे भाई वेलोसिटी मुझे पता है टेंजेंशियल होती है, अब एक्सेलरेशन वेक्टर इससे 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ये कंप्लीट एक्सेलरेशन है, तो इसका इधर ये जो कंपोनेंट होता है इसको तो आप बोलते थे AC और इधर ये जो होता है इसको बोलते हो आप AT। तो क्लियर कट आप देखिए यहाँ से थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, 1030 की वैल्यू हो जाएगी क्योंकि उससे एंगल लिया था AC/AT, तो AC/AT इज 1030, तो ये आपका सीधा सीधा काम ही हो गया। AC/AT का रेशो यही पूछा है प्रश्न ने, 1030 फ्री हुए। चलिए आगे, चलिए 14 ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी n है, एक ओपन एंड ऑफ ट्यूब के पास रखा है, दूसरे सिरे से बंद है, लेंथ ऑफ द ट्यूब एडजस्ट किए जब तक रेजोनेंस नहीं हो जाए, तो दो शॉर्टेस्ट लेंथ टू प्रोड्यूस रेजोनेंस आर L1 एंड L2, देन द स्पीड ऑफ साउंड इज। इफ द टू शॉर्टेस्ट लेंथ्स टू प्रोड्यूस रेजोनेंस आर L1 एंड L2, ठीक है। तो अब आप एडजस्ट कर करके यहाँ पे काम चला रहे हो, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक लेंथ तो क्या होगी, एक में तो फंडामेंटल हो जाएगा, तो एक में तो अपन लिखेंगे सबसे पहला क्या होगा, n वुड बी इक्वल टू, सॉरी अपना फॉर्मूला क्या होता है V/4L, तो दैट वुड बी V तो सेम रहेगा, V/4L1 लेट से मान लिया। दूसरे टाइम यही n किसके इक्वल होगी, जब इसका 3V/4L2 होगा, तो ये आपके रिलेशन निकल के आ रहे हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड अगर आपको यहाँ से निकालनी है तो देखिए कैसे निकालोगे आप, स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू अगर आपको यहाँ से अब सब्सटीट्यूट करनी है तो देखिए यहाँ से पहले वाले से V की वैल्यू लिखी है आपने 4L1n, दूसरे वाले से 3V की वैल्यू आपने लिखी 4L2n, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 2V इक्वल टू 4n कॉमन L2 - L1। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो 2V है, सॉरी तो V होगा तो ये 2n होगा, गलती मत कर देना, C पे मत टिक कर देना बेटा, ये D होगा, ठीक है, तो D ऑप्शन बनता है। तो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज कंफ्यूज करती है बट बनाना तो है ही। चलिए 15th, एक मोल है मोनोएटॉमिक गैस का, A to B जा रहा है PV डायग्राम के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक हीट फॉर द प्रोसेस। भाई पहले तो देख लो PV स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन दिख रहा है क्या, नहीं पासिंग थ्रू ओरिजिन तो नहीं है भाई, ये चौगुना हुआ ये दुगना हुआ, तो ओरिजिन से भी नहीं जा रहा, ओरिजिन से भी जा रहा होता तो क्या पता चल जाता। तो यहाँ पे भैया कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस है नहीं, ना आइसोबारिक है, ना आइसोकोरिक है, ना एडियाबैटिक है, ना आइसोथर्मल है, जितने आपको आते थे कोई सा भी नहीं है। अब यहाँ आपको क्या निकालनी है बेटा, स्पेसिफिक हीट आपको निकाल के बतानी है कि यहाँ पे स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या बननी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए मोनोएटॉमिक गैस आपको यहाँ पे गिवन है, तो सबसे पहले देखिए मेरे को यहाँ वर्क डन तो निकालना आता ही, कुछ और आया नहीं है, तो वर्क डन प्रोसेस में एरिया अंडर द कर्व क्या आएगा बेटा, ट्रेपेजियम का हाफ सम किया तो हो गया 6P0 और डिफरेंस लिया तो हो गया 3V0, तो भाई ये हो गया 9P0 V0, ठीक है। डेल्टा यू भी निकाल लेते हैं भाई, 1 मोल है, 1 मोनो है तो 3R/2 CV हो गया, डेल्टा टी क्या होगा TB - TA, ठीक है। या इसको और अच्छे से लिखें 3/2 ऐसे लिखें, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, NR/TB - NR/TA। तो भाई किसी भी वक्त NRT को चिपकाते हैं PV, तो 3/2 PBVB, तो ये तो हो गया 16P0 V0 और ये हो गया 2P0 V0, तो भाइयों क्या हो गया 16 में से 2 हो गया 14, 14 7 21P0 V0, ये आ गया भाई। W आ गया, Q आ गया, तो Q भी निकाल लो। अब Q क्या होगा, दोनों को ऐड कर लिया, कितना हो गया 30P0 V0, और इसको अब सीधे सीधे लिख दो, क्या होगा बेटा ये NCP डेल्टा टी। तो अभी डेल्टा टी लिखा ही था, NCP डेल्टा टी, मतलब इसको भी देखिए, तो यहाँ से किसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, स्पेसिफिक हीट पूछ रहा है, तो CP की वैल्यू क्या आएगी 30P0 V0 अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा टी को वापस से वैसे ही घुमा फिरा के अगर आप लिखोगे भाइयों, लिख लेते हैं भाई अपन, तो वो आ जाएगी यहाँ से जो अपन ने लिखा था ये 14P0 V0 आ रहा था, बट ये R से मल्टीप्लाई था तो 14P0 V0 बाय R, तो ये हो गया आपका 30R/14। अब 30R/14 कितना होता है भाइयों, कर लो इसको, 15R/7 आएगा। तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, यही एक तरीका मुझे यहाँ नज़र आ रहा है सस्ता सुंदर टिकाऊ, जिससे आप इसको सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा NR डेल्टा टी इन केसों में डायरेक्ट डेल्टा ऑफ PV के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, बहुत सारी जगह ये क्वेश्चन सॉल्व यूज़ होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों जगह, गलती करने का सवाल नहीं है। 16 हॉस्पिटल यूज़ कर रहा है भाई, सोनोग्राफी में यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक स्कैनर, जिससे ट्यूमर व्यूमर निकाले जाते हैं, और भी जगह यूज़ किए जाते हैं। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन अ टिश्यू इन विच द स्पीड ऑफ साउंड इज दिस एंड द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज दिस। देखो फिल्मी लैंग्वेज बनाई है, 9th क्लास का क्वेश्चन कर दिया है भैया, V = F लैम्डा, और कुछ नहीं करना है। लैम्डा क्या हो गया V/F, तो 1700 कर दें स्टैंडर्ड यूनिट में, 4.2 मेगा, मेगा का मतलब 10⁻6, तो ये आपका बन गया। देखिए इसको सस्ते में लिखूँ मैं तो 17 × 10⁻⁻4 हो गया, और नीचे 4.2, तो ये 4 पॉइंट समथिंग × 10⁻⁻4, इस ऑप्शन के साथ अपन जाएंगे, यही सबसे मुनासिब दिख रहा है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 16। चलिए नेक्स्ट 17 पे देखते हैं।
A boy is pushing a box on a horizontal floor from a position of rest to rest. Rest to rest जा रहा है while moving along a straight line. Consider three phases. The floor is rough with a small friction coefficient. Initially a constant hard push to get it moving and attain as a maximum speed. Then a mild push to keep it moving with constant velocity and to pull back the box to bring it to stop with the same retardation. तो भाई तीन फेज़ हैं, एक में एक्सेलरेशन है, एक में वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक में रिटार्डेशन है, जैसा हमेशा होता है. तो ऐसे ग्राफ्स के लिए आपको हमेशा पता है, देखिए डायरेक्शन कभी भी रिवर्स नहीं हुआ है तो ये वेलोसिटी का ग्राफ तो गलत हो गया, क्योंकि इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव की जगह नेगेटिव यहाँ पे आ गई और कांस्टेंट फेज़ में जीरो आ गई और इनिशियल कांस्टेंट रख ली, जो बिल्कुल ही गलत है. एक्सेलरेशन पहले पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, यहाँ पर ज़ीरो होगा और यहाँ पर नेगेटिव कांस्टेंट नज़र आ रहा है, तो ये ग्राफ भी गलत हो गया, यहाँ ज़ीरो नेगेटिव कभी है ही नहीं. फिर फ्रिक्शन की बात करें तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो क्या फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाता है? नहीं, तब फ्रिक्शन काइनेटिक रहता है और फिक्स वैल्यू का रहता है, तो ये भी गलत हो गया. तो भाई बचा ही कौन सा? सी ऑप्शन. अब उसको देखेंगे अपन, क्या होगा? फोर्स एक्सर्टेड बाय द वर्कर. तो फोर्स एक्सर्टेड बाय वर्कर को अगर अपन देखेंगे तो पहले वो हार्ड पुश है, ज़्यादा फोर्स लगा रहा है क्योंकि उसको एक्सेलरेट भी करना है, यहाँ पे जस्ट एफ को बैलेंस करना है, और उसके बाद उसे रोकने के लिए खुद ने पुश किया है, तो यहाँ पे वो नेगेटिव फोर्स हो गया. तो यही ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं. तो देख सकते हैं आप, ये ग्राफ वेलोसिटी का होता तो सही होता, एक्सेलरेशन का ये ग्राफ नहीं होगा. ठीक है, एक्सेलरेशन का ये वाला ग्राफ होता जो वेलोसिटी में बना हुआ है. तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए करने में मज़ा आना चाहिए इसे. चलिए 18th, मतलब आपको आया नहीं है, अपने को तो आ रहा है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. द स्ट्रीम ऑफ अ रिवर इज फ्लोइंग विद स्पीड 2. द स्विमर कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 4. द डायरेक्शन ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ रिवर टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट. देखिए रिवर बोट प्रॉब्लम थोड़ी तिरछी वाली आ गई है, ये डाउन और अप नहीं है. तो देखिए भाइयों, जब भी आपको सीधा सामने जाना है यहाँ, तो आप क्या करोगे? माना नदी इधर जा रही है तो आप थोड़ा सा इधर जाओगे, जिससे नदी की वेलोसिटी ऐड होके आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई. इसे बोलोगे आप वी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, या स्विमर मान लें, या वी ऑफ रिवर एंड दिस इज़ वी ऑफ बोट. तो यहाँ पे आपको पता है कि भाई डायरेक्शन ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लो, तो जो भी है, लेट्स से मैं इस एंगल को पहले थीटा बोलूँ तो वो रिवर फ्लो से एंगल 90 प्लस थीटा होगा. तो पहली चीज़ यहाँ पे आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल अगर अपन करेंगे तो सीधा सीधा इस ट्राइंगल में आपको क्या दिखता है बेटा? इस ट्राइंगल में आपको दिखता है कि क्या पूछा गया आपसे? टेन थीटा. मैं देखूँ टेन थीटा किसके इक्वल होगा? वी आर अपॉन वी बी. पर वी बी तो नहीं पता तो कोई फ़ायदा नहीं है. टेन थीटा का अपने को क्या क्या वैल्यू पता है, पहले चेक कर लें. वी आर पता है और ये वी बी आर, ये स्टिल वाटर के रेस्पेक्ट में मानेंगे तो वी बी आर. तो यहाँ अपने लिए बेटर है कि सबसे पहले अपन साइन थीटा को देखें. तो साइन थीटा होगा वी आर अपॉन वी बी आर. सो वी आर इज़ 2, वी बी आर इज़ 4, दैट इज़ 1/2. जिसका मतलब ये थीटा 30 डिग्री है, तो रिवर फ्लो से एंगल ये वाला हो जाएगा, दैट इज़ थीटा प्लस 30, दैट इज़ 120 डिग्री. तो जिन्होंने ये प्रॉब्लम्स की हैं उनके लिए तो ईजी है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो बेटा, है ना. इतना सा ये बेसिक आना चाहिए. देखो दो ही केस होते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ और एक होता है शॉर्टेस्ट टाइम. ये जो मैंने केस लिया दिस इज शॉर्टेस्ट पाथ. शॉर्टेस्ट टाइम में क्या होता था? शॉर्टेस्ट टाइम में ये सीधा वी बी आर ऐसे आता है और वी आर इधर आता है और यहाँ से ये वी बी निकल के आता है. इस केस में टाइम कम लगता है पर ड्रिफ्ट होता है, और वो ड्रिफ्ट कितना होता है वो भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए. बस ये तीन चीज़ें जान लो, इसके आगे आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है. मतलब पक्की गारंटी है कि इसके आगे नहीं आओगे, और फिर आएगा तो फिर किस्मत ही ख़राब हो तो बात अलग है, नॉर्मली नहीं आएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. A coil in the shape of an equilateral triangle of side L is suspended between two pole pieces of a permanent magnet such that field is in the plane of the coil. If due to current I in the triangle a torque acts on it, the side L of the, ये माना कि अगर अपन माने ये ट्राइंगल की प्लेन है, ऐसे ये प्लेन है और फील्ड भी इसी के अंदर है, तो देखिए एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर आएगा, एरिया वेक्टर के अलॉन्ग ही म्यू आएगा. अगर लेट से मैं आई ऐसे मान रहा हूँ कि यूँ जा रहा है, तो म्यू इधर है, बी इधर है, तो टॉर्क जो लगेगी वो 90 डिग्री एंगल हो गया, तो टॉर्क की वैल्यू डायरेक्ट हो गई म्यू बी. और म्यू की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? एन आई ए. ठीक है, तो म्यू इज़ एन आई ए एंड दिस इज़ बी. अब एन तो यहाँ कुछ नहीं बोला है, आई मान लें एरिया. भाई इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया तो आप लोग याद ही कर चुके होंगे, √3L² 4 इंटू बी, दैट इज़ इक्वल टू टॉ. तो एल की वैल्यू बेटा क्या निकल के आ रही है? 4 टॉ अपॉन √3BI⁴ 1/2. अब देख लो भाई कौन सा ऑप्शन दिख रहा है. तो यहाँ से मुझे कौन सा ऑप्शन उचित नज़र आ रहा है? मुझे ए ऑप्शन ही उचित नज़र आ रहा है. ये क्वेश्चन जनरली किया हुआ भी होगा, आपको नॉर्मली बुक्स वगैरह में मिलता भी है ये क्वेश्चन. तो चलिए अब अगला प्रश्न 20वां प्रश्न पे आ चुके हैं अपन.
एक वेसल में 1 मोल ऑक्सीजन है, 2 मोल नाइट्रोजन है। भाई ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों ही डायटोमिक होती हैं भैया, है ना। तो रेशियो ऑफ द एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर O2 टू पर N2, तो दोनों में डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो रेशियो भी सेम ही आना है, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो वो सेम है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम्स भी सेम है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए आएगा, कोई दिमाग यहाँ लगाने की आवश्यकता नहीं है। सस्ता प्रश्न। अगला प्रश्न 21, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एन आइडल गैस इज कंटेन्ड इन अ क्लोज्ड वेसल। क्लोज्ड का मतलब हो गया भैया वॉल्यूम फिक्स रहेगा। इट इज़ गोइंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v, द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द गैस व्हेन द वेसल इज सडनली स्टॉप्ड। यार ये तो अब किया हुआ होगा ही होगा आप लोगों का, इतना फेमस क्वेश्चन है, IIT JEE मेन पता नहीं सब जगह आ चुका है। देखिए इस डब्बे में माने फिक्स है, और ये जनरली मानते हैं इंसुलेटेड भी है। अभी ये v वेलोसिटी से पूरा जा रहा था, तो अपन कह रहे हैं ये जो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, दिस इज़ ड्यू टू ऑर्डर्ड मोशन, और ऑर्डर्ड मोशन की एनर्जी कभी इंटरनल में काउंट नहीं होती। अब एकदम से रुकेगा, जैसे ही ये हॉल्ट होगा तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है ये कन्वर्ट होगी हीट में, और वो हीट ये खुद ही एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि बाहर तो जाएगी नहीं, तो डायरेक्टली Q जो जनरेट होगी दैट इज़ हाफ mv², और वो ये खुद ही एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज़ डेल्टा U, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट इज़ NCV डेल्टा T। तो यहाँ से बड़े प्यार से डेल्टा T की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, हाफ mv² अपॉन NCV। CV की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, R अपॉन गामा -1। ठीक है, तो यहाँ से अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए बन के आएगा, तो देख लो कौन सा आ रहा है, यही ऑप्शन आपके लिए देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अमाउंट पता नहीं है, तो जो भी मास है मोल्स के साथ अगर अपन करेंगे तो वो एक मोलर मास की टर्म्स में कन्वर्ट होके आ जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है बेटा कभी भी मास अपॉन मोलर मास आपको नंबर ऑफ मोल्स देता है, तो डायरेक्टली ए ऑप्शन होगा। किया हुआ भी होगा तो कई जने डायरेक्ट भी, आप लोग कई लोगों की मेमोरी तगड़ी होती है तो डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। चलिए 22वां, एवरेज पावर इन द LCR सर्किट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है भैया, एवरेज पावर VRMS IRMS cos phi, तो करंट पे कर रही है, ठीक है क्या, फेज डिफरेंस पे कर रही है, EMF पे भी कर रही है, तो भैया तीनों पे ही कर रही है, तो ऑप्शन डी पे जाएंगे, VRMS IRMS cos phi तीनों पे डिपेंड करती है। लड्डू प्रश्न, आगे बढ़ा जाए। चलिए 23वां, एक बार मैग्नेट को कॉपर रिंग में सीधे ऊपर से टपकाया तो एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट क्या होगा। यार ये भी बहुत क्वेश्चन आपने किया है, देखिए कॉपर की रिंग है ना, ये बार मैग्नेट आपने टपकाया माना है नॉर्थ साउथ ऐसे, तो जैसे ही आएगा करंट इंड्यूस होगा तो आते हुए इसको निटागिरी करेगा, आने से रोकेगा, तो यहाँ पे भी इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो इस कारण से एक्सेलरेशन क्या होगा, लेस देन जी। जब पूरा, तो अभी आ रहा है बिलो इट, तो यहीं आ रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ग्रेविटी के इक्वल होगा, लेस होगा, आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा जब ये निकल जाता है यहाँ से, जब ये निकल जाता है तब वो उसको बुलाता है वापस कि भैया, क्योंकि फ्लक्स के चेंज के हमेशा अपोज करता है, तो अब बुलाएगा तो अब फोर्स ऊपर लगाएगा, उस कारण से भी वापस एक्सेलरेशन लेस देन जी होगा। यहाँ पे भी लेस देन जी होगा, यहाँ पे भी लेस देन जी होगा, सब पढ़ते हो आप EMI में, आप सबको आता है ये चीज़, मतलब ये गलती नहीं होनी चाहिए। 22वां, ठीक है, बाद 24वां, सॉरी 23rd क्या 24th, दो ब्लॉक्स हैं M और 2M, एक मासलेस स्प्रिंग के वाले से जोड़ दिया, एक स्मूथ प्लेन पे रख दिया, स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय x एंड देन रिलीज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन द स्प्रिंग कम्स टू नेचुरल लेंथ। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब छोड़ा था तब दोनों रेस्ट पे थे, तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, एक्सटर्नल फोर्स कुछ लग नहीं रहा, दोनों को सिस्टम माने तो UCM 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो VCM भी 0 होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो भी काइनेटिक एनर्जी गेन होगी वो अपन, अगर सी फ्रेम थ्योरी आपने पढ़ी है तो आप बोलोगे वो केवल सी फ्रेम में ही होगी। तो सी फ्रेम थ्योरी जिनको आती है वो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो स्प्रिंग की एनर्जी हाफ के x² है डायरेक्ट जाएगी हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर के अंदर। और यहाँ पे क्या लिखोगे, हाफ के x², म्यू की वैल्यू आप सबको आती होगी जिन्हें ये थ्योरी आती है, तो m इंटू 2m अपॉन m प्लस 2m विच इज़ 3m इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर। ये उड़ा ये उड़ा ये उड़ा, ये भी उड़ा दो, तो वी रिलेटिव क्या आ रहा है बेटा 3k/m अंडर रूट 2k भी आएगा, भाई उड़ा मत देना इसको, ज़्यादा उड़ जाएगा, रूट 3k/2m इंटू x। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए बन के आ रहा है, दिस ऑप्शन इज़ ए। और जिनको ये थ्योरी नहीं आती भाई बताना तो उनको ही पड़ेगा, तो भाई सिंपल है, UCM 0 होगा तो माना एक की वेलोसिटी, एक की माने a, तो MAVA एक तरफ होगी, दूसरे के इक्वल होगी MBVB, और डायरेक्ट दोनों का सम टोटल क्या लिखोगे, हाफ MAVA² प्लस हाफ MBVB² इक्वल टू हाफ के x²। ऊपर वाली इक्वेशन को यूज़ करना, और जब v रिलेटिव क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है लिखोगे आप VA प्लस VB, लंबा हो जाएगा बट रिजल्ट यही आएगा। तो इससे भी आप ट्राई कीजिएगा, जिनको नहीं आता वो थोड़ी मेहनत करें, जिनको आता है पढ़िए, कोचिंग आपने की है कुछ तो फ़ायदा उठाओ उसका, ठीक है, कोचिंग्स में पढ़ाते हैं जनरली, तो फिर आपसे होना चाहिए जिन्होंने पढ़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन 25th, एक पार्टिकल मास m का एक क्वार्टर सेक्शन ऑफ सर्कल पे जा रहा है, इसका सेंटर ओरिजिन पे है, रेडियस a है, एक फोर्स लग रही है y i कैप माइनस x j कैप, x on the particle where xy are the coordinates of the position of the particle.
फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन टेकिंग द पार्टिकल फ्रॉम ए टू पॉइंट बी अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ। देखिए सबसे पहले इस फोर्स को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो आर, किसी भी पॉइंट पे होगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे सर्कल के पार्ट पे कहीं भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर ही होगा, तो ये मैग्नीट्यूड फिक्स हो गया। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड फिक्स है। और एक और खूबसूरत चीज़ देखिए आप, माना ये यहाँ पे है कहीं, तो यहाँ पे जो आर वेक्टर आप लिखते थे हमेशा, क्या लिखते थे आप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये आप देखोगे तो ये एफ डॉट आर करके देखो, तो ये हो जाएगा वाई एक्स माइनस एक्स वाई दैट इज जीरो। इसका मतलब एफ हमेशा आर के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एफ हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अलॉन्ग है, मतलब डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग है। तो डायरेक्टली छोटे से ड्यूरेशन में वर्क डन लिखोगे एफ डी एस, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। एफ की वैल्यू फिक्स है ए इंटू डी एस, और ए का मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा हमेशा, तो डायरेक्ट वर्क डन इंटीग्रेट कर दूँ, इंटीग्रेशन डी एस टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, और टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कितना है भाई, कितना है लेंथ ऑफ द पाथ, आप आराम से देखिए कितना लेंथ ऑफ पाथ है। क्वार्टर सर्कल की वैल्यू क्या होती है भाई, 2 पाई आर पूरा होता है, तो ये हो जाएगा 2 पाई ए बाय 4। तो ये कितना आ गया बेटा, पाई ए स्क्वायर बाय 2 जूल्स। तो ए से भी अगर आप इसको लेके जाओगे अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ, तो यहाँ पे देखिए आप, एक्चुअली ये वो थोड़ा मेरे से एरो इधर बन गया कि वाई आई पॉजिटिव है और एक्स नेगेटिव, सॉरी जे नेगेटिव है, तो ये इधर नहीं इधर आएगा, मतलब ये एफ डी एस की जगह मुझे माइनस लिखना पड़ेगा मुझे, तो ये माइनस पाई ए स्क्वायर बाय 2 जूल्स नेगेटिव वर्क होगा। तो लॉजिकली आप देख सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है ये एक्चुअली बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके पूछा गया है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और हो सकता है शायद आपको कईयों को छोड़ना भी पड़ सके। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। एक रॉड ए बी है, लेंथ एल है, मास एम है, फ्री टू मूव ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट्स मूव विद वेलोसिटी v एज शोन इन फिगर, एंड बी ऑफ रॉड ए बी स्ट्राइक्स द एंड ऑफ द वॉल। ये वॉल है, यहाँ पे इस एंड पे टकरा रही है। अज्यूमिंग इलास्टिक इम्पैक्ट, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड ए बी जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट। बेटा ये कंबाइंड रोटेशन ट्रांसलेशन पता नहीं क्या क्या इसमें लगेगा, मेरी सीधी सलाह है मत उलझिए जब तक आपने इस लेवल की थ्योरी नहीं पढ़ी है, स्ट्रेट अवे। चलिए आगे बढ़ते हैं। The plot of intensity versus wavelength for 3 black bodies at temperatures are given. The temperatures are, भाई ये आपका क्या कहते हैं अपन, वीन्स लॉ आपने अच्छे से पढ़ा था भाई, दिख रहा है आपको। इसके लिए लैम्डा सबसे लीस्ट है, इसका मतलब टेम्परेचर इसके लिए सबसे ज़्यादा होगा, कौन है, T1। तो T1 टेम्परेचर आपके लिए सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद इसी तरह से कौन आएगा, T3 आएगा, और उसके बाद कौन आएगा, T2। सिंपल वीन्स लॉ, सस्ता सा क्वेश्चन, T1 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T2, ऐसे क्वेश्चन आराम से करिए। चलिए अगला 28वां। इमेजिन द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड अ सर्कल ऑफ द रेडियस 5.3 into 10⁻11 मीटर इन अ लीनियर स्पीड। दिस इन अ हाइड्रोजन एटम, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन इज। सो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन क्या उसका होगा, ये अपने को निकाल के चलना है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट कैरिंग लूप जैसा जो आपने पढ़ा था, म्यू नॉट आई बाय 2 आर होता है, और यहाँ आई क्या होगा, क्योंकि चार्ज ऑक्सीलेट कर रहा है तो उसको क्यू बाई टी लिखते हैं, और क्यू बाई टी का मतलब यहाँ हो जाएगा ई बाई टी, और टी का मतलब क्या होगा बेटा 2 पाई आर बाय वी, तो वी ऊपर चला जाएगा, और ये यहाँ पे वापस से ये आर आ गया, आर वैसा ही लिखा है तो यहाँ भी आर ऐसा ही लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बन रहा है बेटा, म्यू नॉट ई वी नीचे आ जाएगा 4 पाई r²। ये आपके लिए फॉर्मूला यहाँ पर निकल के आ रहा है। जब भी आप इसको देखोगे आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई 10⁻⁷, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वी की वैल्यू 7.5 इंटू 10⁴, 4 पाई r² के नाम पे आएगा 5.3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10⁻22। तो भैया इसको पूरा सिंप्लीफाई कीजिए, आप पूरा सॉल्व करोगे, ये लगभग 0.43 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ऑर्डर से ही चले जाइएगा, ऑर्डर से ही काम चल जाएगा। देखिए ये -22 था, ये -19 था, 7 और 4 3 हो गया, तो 22 ये सारा ही हट गया, और फिर आप कंपेयर करके ऑर्डर से जाएंगे तो आराम से 0.43 निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजिशन, ये आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, भाई अब यहाँ थोड़ी सी मैथ्स आनी चाहिए भाई, अपने को पता है साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी आप सब ने पढ़ा है, इतनी तो आप बायो वाले बच्चे भी देखते हैं, जब अपन रेंज भी निकालते थे प्रोजेक्टाइल की तो यूज़ आता था साइन 2 थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.1 साइन ऑफ 20 पाई टी प्लस 3 पाई। अब बता दीजिए क्या आ गया आपका 20 पाई, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, SHM तो दिख ही रहा है, ये
2 पाई बाय ओमेगा दैट इज़ 2 पाई बाय 20 पाई दैट इज़ इक्वल टू 1/10 सेकेंड्स। तो क्लियर कट SHM विथ पीरियड 0.1 सेकेंड। तो ये किए हुए टाइप्स रहते हैं यार, इतना अपना बनना चाहिए, ये करने वाले क्वेश्चनों में ही आपके माना जाएगा। चलिए, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज 3 eV, इट्स स्टॉपिंग पोटेंशियल इज। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा यार, ये तो बिल्कुल अब बताने लायक कुछ बचा नहीं है। आपको पता है कि मैक्स इज EVS, तो VS की वैल्यू 3 वोल्ट हो गई, तो ये तो मतलब सेकंड से भी कम 31। चलिए, फिगर दिखाता है वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वेसल फिल्ड विथ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। द नॉर्मल थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल एट पॉइंट P एज शोन इन फिगर विल बी। भाई क्या पूछ रहा है, नॉर्मल थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल्स। तो नॉर्मल थ्रस्ट आपसे पूछा गया है कितना यहाँ पे ये लगा रहा होगा। तो भाई ये हाइट कितनी दिख रही है, हाइट आपकी यहाँ पे h आ गई है, भी आपको दिखा रखा है, ठीक है। ये हाइट आपको h दे रखी है, तो ये h के कारण आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये h तो इधर से है, मुझे किससे मतलब था, मुझे मतलब था ओवरऑल। जब भी अपन बात करते हैं कि भाई कितना प्रेशर क्रिएट हुआ है वो आपको निकालना होता है, तो ये जो प्रेशर होगा वो मुझे यहाँ से देखना है, फ्री सरफेस से। फ्री सरफेस से मुझे हाइट देखनी है, तो ये जो फ्री सरफेस से आपकी हाइट होगी यही मुझे चेक करनी है। तो ये हाइट कितनी होगी, h-h। तो ये प्रेशर कितना होगा, ρg h-h। तो यही प्रेशर होगा, जो भी फोर्स होगा और वो जो भी एरिया उसके नॉर्मल लगेगा। तो ये तो कोई कंपोनेंट तो आपसे पूछा नहीं है, सिंपल यही निकालना है। तो ρg h-h, तो थोड़ा फैंसी बना के दिया है, बट लॉजिक सिंपल है यार। प्रेशर आपको पता ही है, नॉर्मल थ्रस्ट पर यूनिट एरिया दैट इज़ प्रेशर। प्रेशर आपको पता है केवल हाइट पे डिपेंड करता है और किसी पे भी नहीं करता, शेप वेप किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, वो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स और पता नहीं क्या क्या नाम से आप जानते हैं सब। सो गो विथ ऑप्शन सी। आगे देखिए, two identical thin isosceles prisms of refracting angle theta and mu are placed with their bases as touching. A parallel beam of width 2b is incident on the system. The distance of the point of convergence from the prism is। तो देखिए, पहले तो डिविएशन दोनों का कितना आएगा। सबसे पहले तो अपन यहाँ पे देखें हैं, जो भी डिविएशन यहाँ पे ये क्रिएट करेंगे, डिविएशन लिख देते हैं अपन n-1 थीटा। n की जगह म्यू यूज़ कर रहे हैं तो म्यू लिख देता हूँ मैं। सो दैट इज़ μ-1 इंटू थीटा, ठीक है। ये इनका डाइवर्जेंस क्रिएट होगा, और जैसे ही आपको पता है ये एक्चुअली ऐसे मैं ड्रॉ करूँ तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, थोड़ा सा टूवर्ड्स आएगा, तो मतलब यूँ बेंड होगा ये। तो ये जो बेंडिंग है ये डेल्टा इधर होगा, ऐसे इधर भी ये डेल्टा इधर होगा, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछेगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। तो वो मैं ऐसे निकाल लूँ यहाँ से, ये भी डेल्टा ये भी डेल्टा, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है कितना है, 2b, इसको b मान लो यार, ठीक है। ये इसको मान लिया d। तो भाई बड़े प्यार से दिख रहा है 10 ऑफ डेल्टा इज़ b/d, 10 ऑफ डेल्टा इज़ b/d। और छोटा एंगल है तो उसको 10 डेल्टा को डेल्टा ही लिख दिया, दैट इज़ μ-1 इंटू थीटा। चलिए, तो d की वैल्यू बड़े प्यार से आ गई, क्या आ गई, b/μ-1 इंटू थीटा। अब देखो कौन सा ऑप्शन निकल के यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन ए। तो ये अच्छा सस्ता बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, सस्ता तो नहीं बोलूँगा बट गुड क्वेश्चन। यहाँ आपको ये स्मॉल एंगल प्रिज्म के डिविएशंस और इनके साथ आपकी फेमिलैरिटी चाहिए है तो काम चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म रॉड इज प्लेस्ड वर्टिकली ऑन अ स्मूथ सरफेस एंड देन रिलीज्ड। भाई इस बार रोटेशन से कुछ ज़्यादा ही इसमें क्वेश्चन है। ऐसे रखी है और यहाँ से रिलीज़ की है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए सबसे पहले इस पूरे सिस्टम पे देखिए स्मूथ है तो Fx हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, तो Cm का x कोऑर्डिनेट का एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब Cm का x कोऑर्डिनेट इनिशियल स्पीड 0 है तो x कोऑर्डिनेट बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं होगा, मतलब Cm इसी वर्टिकल लाइन पे ही जाएगा। ये रॉड इस तरह से खिसकती जाएगी कि हमेशा Cm इस लाइन पे ही लाई करता रहेगा। तो Cm इज़ डेफिनेटली गोइंग टू फॉलो अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ये भी क्या हुआ रहता है, खूब क्वेश्चन बहुत जनरल है, बन जाना चाहिए। नेक्स्ट, जीना डायोड की डोपिंग डेंसिटी ज़्यादा रखते हैं। भाई क्यों रखते हैं, जिससे डिप्लीशन रीजन पतली सी बने, सबसे बड़ा रीज़न यही होता है। तो डिक्रीजेज द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, और उससे फ़ायदा क्या होगा, जितनी पतली होगी सेम पोटेंशियल पे E इज़, अब सिंपली आप बोलते हो V/D, तो जितनी छोटी डिप्लीशन रीजन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज़्यादा होगी, और ज़्यादा फील्ड होगी तभी वो इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड से निकाल के उस तरह से कैरियर्स क्रिएट करने का काम कर पाएगी। तो ऑप्शन सी के साथ अपन यहाँ पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, समझें। एक मेटल स्फीयर है, रेडियस r है, स्पेसिफिक हीट s है, रोटेट कर रहे हैं एक्सिस थ्रू सेंटर, स्पीड है n rotations per second. If it is suddenly stopped and 50% of energy is utilized in raising its temperature,
देन द राइज इन टेम्परेचर इज। तो भाई पहले एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी, आप लिखोगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर मान के ही चलोगे भाई, तो सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला भी आप लोगों को अच्छे से सबको याद रहता है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फटाफट से रिकॉल करिए, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए अब तक। बोलिए क्या होगा। देखिए तो हॉलो का सबसे पहले मैं बताऊँ, हॉलो का लिखते थे आप 2/3, तो इसका जो आप लिखते हो दैट इज़ 2/5 mr स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, 2/5 mr स्क्वायर। और ओमेगा देखिए n रोटेशंस पर सेकंड, तो ये तो क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ओमेगा क्या होती है, 2πf, तो दैट इज़ 2πn का होल स्क्वायर। कितना हो गया बेटा, ये 2 और 2 गया, तो क्या आ जाएगा 4π स्क्वायर n स्क्वायर mr स्क्वायर बाय 5। अब इसकी आधी एनर्जी हीट में गई, तो Q की वैल्यू क्या हो गई, हाफ ऑफ दिस दैट इज़ 2π स्क्वायर n स्क्वायर mr स्क्वायर बाय 5, और इसको आप लिखोगे ms डेल्टा टी। तो डेल्टा टी यहाँ से देखिए क्या निकल के आएगा, 2π स्क्वायर n स्क्वायर m गया r स्क्वायर अपॉन 5s। तो गो विथ ऑप्शन ए। तो अगेन थोड़ा सा सिस्टमैटिकली करिए, क्वेश्चन इजी है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं देगा। नेक्स्ट, ये एरर का क्वेश्चन है, वोल्टेज और करंट जो कंडक्टर में नापा है, वोल्टेज है 50 ± 2, ये है 5 ± 0.2, तो उसमें एरर क्या होगा। तो सबसे पहले तो वोल्टेज में कितनी अनसर्टेनिटी है, तो डेल्टा V/V आपका 2/50 इंटू 100%। अगर मैं करके देखूँ तो बेसिकली 4% का लोचा इसमें। करंट का लोचा कितना है, एरर कितना है, देखिए 0.2/5 इंटू 100%। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/5, 4%। दोनों में 4% का एरर है। रेजिस्टेंस होता है आपका V/I, तो एरर के एनालिसिस में आप बोलते हो डेल्टा R/R होगा, डेल्टा V/V प्लस डेल्टा I/V। एरर और एरर हमेशा जुड़ते हैं, कभी घटते नहीं है। तो 4 और 4 8%, सीधा आंसर टिक किया जाए ऑप्शन डी के साथ। ये 36वां पूरा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्या कहता है ये, 6328 एंगस्ट्रॉम की लाइट डाली है एक स्लिट पे 0.2 mm की, एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। भाई स्लिट की बात कर रहा है, ये डिफ्रैक्शन है। डिफ्रैक्शन में डायरेक्ट सस्ता फॉर्मूला नहीं, पहले यूटिलाइज करिए भाई। कभी भी फर्स्ट मिनिमा के लिए आप बोलते हो ए साइन थीटा इज लैम्डा, तो उसकी एंगुलर पोजीशन निकालें साइन थीटा, दैट इज लैम्डा बाय ए। 6328 इंटू 10 की पावर -10, 0.2 mm को लिख दिया 2 इंटू 10 की पावर -4। तो बेटा इसको बड़े प्यार, छोटी आ रही है तो थीटा को अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 0.0031, कितना हो जाएगा 64 रेडियन। तो जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है इसकी डबल होगी, दैट इज़ 0.0062 या 63 लिख दो यार, इंटू ये रेडियन में है तो रेडियन को कन्वर्ट कर लिया 180/2π, दैट इज़ 2 इंटू, सॉरी 2π नहीं, रेडियन ही होता है, सॉरी पाई होता है, 2π लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इंटू पाई एंड दिस वुड बी इन डिग्रीज। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आप, देखिए तो पाई का ये 2 टाइम्स फैक्टर जा रहा है, तो ये 0.36 डिग्री के आसपास ये वैल्यू निकल के आएगी। ऑप्शन डी के साथ अपन जाएँ तो बेसिक डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। चलिए अगला, कंसिडर 2 आइडेंटिकल ट्यूब्स, दोनों एक जैसी हैं पर एक दोनों सिरों से ओपन है और एक से खुली हुई है। अब उनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो देखिए ए को देखिए, ए के दोनों एंड खुले हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे V/2L। बी की फंडामेंटल क्या होगी, एक तरफ से बंद है तो हो जाएगी V/4L। तो इसका मतलब क्या है भाई, सीधे सीधे FA/FB करके देख लो, ये रेशो सीधा 2:1 निकल के आएगा। ऑप्शन डी के साथ आराम से जाओ। ये भी कई बार आप ऐसे क्वेश्चन करते हो, इस कंसेप्ट को बहुत यूज़ किया जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामों के हैं, होने चाहिए भाइयों। अगला, 2 आइडेंटिकल कोएक्सियल सर्कुलर लूप में करंट है, सब में सेम डायरेक्शन में है, इफ़ द लूप्स अप्रोच ईच अदर। ऐसे है भाई, दोनों में सेम है। अब जैसे ही पास लाओगे भैया कुछ भी करो, लेंज ने बोला जो करोगे जीवन उसका वो अपोजिट ही करेगा। पास लाओगे तो ऑटोमेटिकली जो भी डेवलप होगा ऐसे ही होगा कि पास लाने से रोकेगा। पास लाने से रोकेगा इसका मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो फ्लक्स बढ़ रहा है एक तो सेम सेंस में बढ़ रहा है, तो करंट डेफिनेटली दोनों लूपों में क्या होगा, कम होगा, जिससे वो फ्लक्स के चेंज का अपोज किया जा सके। तो लेंस फेराडे किसी का भी लॉ लगाओ, यही रिजल्ट आपका आएगा। चलिए 40, एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया विद वेलोसिटी k टाइम्स v, ठीक है, क्या वेलोसिटी दी है, k टाइम्स v है। v क्या है यहाँ पे, अपवर्ड फेंका है सीधा ग्राउंड से, v एस्केप स्पीड है k<1। भाई एस्केप स्पीड के ऑर्डर के आते ही अपने को mgh से दूर हो जाना बेटा, यहाँ पे ग्रेविटेशन का प्रश्न हो गया है ये प्रोजेक्टाइल की जगह। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ जिस पे जाएगा, तो भैया अपने धरती को बना लीजिए, यहाँ से फेंका जो भी स्पीड u है, मैक्सिमम हाइट माना यहाँ पे है, ये a है, ये b है, मान लिया। कहाँ से निकालनी है हाइट, सेंटर से निकालनी है, बहुत अच्छी बात है, r लिख देते हैं इसको, ये कैपिटल R था। तो a से b सिस्टम माना, पार्टिकल प्लस अर्थ, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो क्या लिखोगे, KA
प्लस यू ए इक्वल टू के बी प्लस यू बी। बी हाइएस्ट पॉइंट है तो के बी 0 कर दिया। ए क्या लिखोगे, हाफ एम यू स्क्वायर की जगह लिखोगे के स्क्वायर वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर होता है 2gm/r, ठीक है। प्लस यू ए होगा -gmm/r, और यू बी कर दें -gmm/r, ठीक है। अब क्या आएगा, ये g उड़ा दिया, क्या बचेगा बेटा यहाँ से, के स्क्वायर होगा, ये गलती नहीं कर दें। तो भाई ये 2 भी गया, क्या बच रहा है, के स्क्वायर/r -1/r इज इक्वल टू -1/r। तो 1/r की वैल्यू आ जाएगी 1/R माइनस के स्क्वायर/r, दैट इज़ 1 - के स्क्वायर/r। तो स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, r/1 माइनस के स्क्वायर। देखिए किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, सी ऑप्शन के साथ। तो थोड़ा सिस्टमैटिक करना है, इसको भी बन जाएगा क्वेश्चन। बस फीलिंग ये आनी चाहिए कि वो MGH मत कर देना, वरना कबाड़ा हो जाएगा। स्पीड ऑफ 2 आइडेंटिकल कार्स U और 4U है, दोनों को स्पेसिफिक इंस्टेंट पे स्पीड थी, सेम रिटार्डेशन है। तो अब आपसे पूछा गया है रेस्पेक्टिव डिस्टेंस इन विच दे आर स्टॉप। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको पता है होता है v0² इनिशियल स्पीड अपॉन 2a मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन रिटार्डेशन। तो दोनों के लिए सेम है, तो डायरेक्टली s की वैल्यू आपके लिए v0² के प्रोपोर्शनल होगी। तो एक u और 4u मतलब 1:4 है, तो ये रेशो आपका 1:16। बड़ा सस्ते में निपटा सकते हो, करते हो ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए खटाखट। 42 पिन होल बहुत छोटा है कंटेनर का, वही मानते हैं हमेशा। एरिया ऑफ द बेस ऑफ कंटेनर ब्लॉक फ्लोट्स इन द आइडियल फ्लूइड द स्पीड ऑफ फ्लक्स। अब बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, केवल इन और इन पॉइंट के बीच में मतलब है, h हाइट है, सब कुछ है। तो डायरेक्ट आप लिखोगे क्या होगी बेटा, स्पीड √2gh के इक्वल आप यहाँ पे डायरेक्टली चिपकाओगे। वो केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है, फ्यूज़ मत उड़ाना। चलिए 43 व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज़ फॉरवर्ड बायस्ड देन। अरे भाई फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, कूद के दोनों तरफ से जाते हैं, डिप्लीशन रीजन पतली होती जाती है, बैरियर हाइट कम होती जाती है, तो दोनों के दोनों रिड्यूस होंगे। सी ऑप्शन इजी है, लड्डू है, बनना चाहिए। 44 YDAC में स्लिट की विड्थ अगर अनइक्वल की तो उस केस में I1 इज़ नॉट इक्वल टू I2। इंटेंसिटी अलग अलग होगी, तो जो मिनिमम इंटेंसिटी होगी वो 0 नहीं होगी, तो कंट्रास्ट अच्छा नहीं आएगा। फ्रिंजेस तो बनेंगी, कंट्रास्ट अच्छा नहीं होगा, मिनिमम इंटेंसिटी पे कंप्लीट डार्क नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा, बी ऑप्शन निकल के यहाँ पे आएगा। तो याद रखिए बेस्ट कंट्रास्ट के लिए अपन दोनों की इक्वल विड्थ लेते हैं जिससे इक्वल इंटेंसिटी आए। नेक्स्ट ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ये दूसरी बार आ रहा है यार, अभी पिछले 1 या 2 टेस्ट के अंदर ही आया था। तो याद रखिएगा, मैंने तब भी आपको बोला था ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इन द मिडल ऑफ द एक्टिव रीजन। सेचुरेशन रीजन में लगते हैं जब इसको ऑक्सीलेटर की तरह यूज़ करते हैं, स्विच जब लेते हैं तो या तो इसको कट ऑफ में रखते हैं या सेचुरेशन में रखते हैं। एम्पलीफायर के लिए याद रखिए इट इज़ इन द मिडल ऑफ द एक्टिव रीजन। तो ये आज के पेपर की कहानी। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बस इतनी ही रिक्वेस्ट मैं आपसे करूँगा। थैंक यू, हैप्पी प्रिपरेशन।